नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। डेट आज की देखो 9 मई 2026 है और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज तीन इश्यूज हम डिस्कस करेंगे और तीनों के तीनों जो इश्यूज हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपने देखी होगी, अगर आपने पुराने पेपर्स देखे हैं ना, तो एक चीज आपने जरूर नोटिस की होगी कि यूपीएससी ना हमारे जो महान लीडर्स हैं ना उनके बीच में कंपैरिजन करवा लेता है। जैसे नेहरू और गांधी को आपस में कंपेयर करो, गांधी और अंबेडकर को आपस में कंपेयर करो। तो ऐसे कंपैरिजंस यूपीएससी ने मेंस में जीएस पेपर 1 में काफी बार करवाए हैं। तो आज का जो पहला आर्टिकल है वो गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर, ये बुक में मिलता नहीं है। देखो ऐसी ऐसी चीजें हमको ना आर्टिकल्स में ही मिलती हैं, बुक्स में नहीं मिलती। दोनों की अप्रोच में क्या डिफरेंस था, गांधी और टैगोर की अप्रोच में। अंबेडकर और गांधी का डिफरेंस तो हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन टैगोर के साथ में गांधी का कंपैरिजन बहुत कम देखने को मिलता है। तो बहुत बढ़िया आर्टिकल है, इस पे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और 7 मई को टैगोर जी का जन्मदिन था, तब उस उपलक्ष्य में यह आर्टिकल पब्लिश हुआ है। दूसरा आर्टिकल ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जो कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद अंजाम दिया गया था, 1 साल पूरा हो गया ऑपरेशन सिंदूर को, तो उस उपलक्ष्य पे ये आर्टिकल आया है। और तीसरे नंबर पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, कौन सा करेंगे मैं अभी भूल गया, कौन सा करेंगे, चलो अभी आएगा तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। आप सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो ये देखो ग्रेट डिबेट है गांधी और टैगोर के बीच में। दोनों के बीच में देखो बहुत सारे डिफरेंस हैं। सबसे पहले एक चीज बताऊं आपको, नेहरू ने ना एक बात बोली थी। नेहरू ने यह बोला था कि भाई जित शायद ही दुनिया में दो आदमी में इतने ज्यादा डिफरेंस होंगे जितने गांधी और नेहरू के बीच में थे। दोनों पक्के दोस्त थे, लेकिन डिफरेंस दोनों के बीच में बहुत ज्यादा थे। और यही देखो डेमोक्रेसी का जबरदस्त एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का जबरदस्त एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो 23 साल लगाने के बाद में गांधी इंडिया में वापस लौटे थे, तो वो वापस लौटने के बाद में टैगोर से मिले थे, तब उनकी दोस्ती स्टार्ट हुई। और 1941 तक, जब तक टैगोर जी की डेथ हुई ना, तब तक गांधी जी और टैगोर जी के बीच में जो दोस्ती है वो हमेशा मौजूद रही। समझ गए। अब देखो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या थे। टैगोर आर्टिस्ट थे, मतलब कवि थे, पेंटर थे, म्यूजिशियन थे, मल्टी टैलेंटेड थे टैगोर। जबकि गांधी गांधी यूटिलिटेरियन थे। गांधी किसी चीज की ना प्रैक्टिकल वैल्यू पे फोकस करते थे कि ये प्रैक्टिकल ये चीज काम की है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ो। समझ रहे हो। जबकि वो आर्टिस्ट थे, वो ब्यूटी देखते थे। गांधी जी प्रैक्टिकल वैल्यू देखते थे चीजों की, चीजें काम की है मेरे लिए तो ठीक है, नहीं तो चाहो। गांधी, ये जो टैगोर थे थिंकर थे, सोचते थे, फिलोसफर थे। गांधी मैन ऑफ एक्शन थे। आओ नौजवानों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आजादी दिलवाऊंगा, चलो लॉन्च करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इकट्ठे हो जाओ, घरों से बाहर निकल लो। टैगोर ऐसे नहीं थे, टैगोर थिंकर थे। फिर जो टैगोर थे काफी शाही घराने से आते थे, मतलब जमींदार फैमिली से थे, बहुत जबरदस्त जमीन थी इनके पास में। आज अगर वो जमीन होती तो अरबों रुपयों की होती। और लगते भी रॉयल थे रविंद्रनाथ टैगोर, लंबी सी सफेद दाढ़ी, सफेद सिल्क के कपड़े। लेकिन गांधी जी तो आपको पता है कि कैसे लगते थे, बस एक लंगोटी पहनी और एक सिर्फ लोइन क्लोथ और चल दिए मूवमेंट चलाने। अच्छा एक चीज ये मैं बार बार क्लैरिफाई कर चुका हूं, फिर भी मुझे लगता है कि कुछ लोग ना रेगुलर डिस्कशन सुनते नहीं है। देखो जो हमारे महान थिंकर होते हैं ना, उनको हम कई बार ना एज ए पॉलिटिकल थॉट डिस्कस करते हैं कि गांधी एज ए आइडिया, गांधी अपने आप में एक आइडिया है, एक आइडियोलॉजी है, एक थॉट है। वैसे ही टैगोर भी ऐसे ही है, अपने आप में एक थॉट है। तो ये जो महान लीडर्स हैं ना, इनको हम एज ए पॉलिटिकल थॉट डिस्कस करते हैं। तो मैं जी लगा देता हूं शुरू में, लेकिन हर बार जी नहीं लगाता क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल स्टडी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं, आपने इस लीडर के आगे जी नहीं लगाया, उस लीडर के आगे जी लगा दिया। देखो मैं सभी महान लीडर्स के आगे जी लगाता हूं, पहली चीज। लेकिन दूसरी चीज, भाई आप क्या सोचते रहते हो यार, जिंदगी में करने के लिए इतना कुछ है और आप ये सोच रहे हो कि सुमित सर ने उस लीडर के आगे जी लगाया, उस लीडर के आगे जी नहीं लगाया। सबको सम्मान, सबके आगे जी है। आप छोटी चीजों पे टाइम वेस्ट मत किया करो। समझ गए। तो ये डिफरेंस थे
दोनों एक दूसरे की ना बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। अब यहां पे डिफरेंसेस की शुरुआत कैसे होती है? जलियांवाला हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे। अब हुआ क्या, इसके विरोध में टैगोर जी जो थे, उन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी, अंग्रेजों ने ना उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी, बहुत जबरदस्त उपाधि थी, नाइटहुड का सम्मान। टैगोर ने बोला मुझे नहीं चाहिए, हमारे देश में तुम इतना अत्याचार कर रहे हो, ले लो अपना वापस नाइटहुड का सम्मान। देखो एक चीज मैं बोलूं, टैगोर जो थे ना अपने आप में बहुत बोल्ड थे, समझ रहे हो? इवन कई बार डिफेंस एक्ट के अगेंस्ट जाके भी टैगोर काम करते थे, डरते नहीं थे। लेकिन गांधी जी की अप्रोच क्या थी? गांधी जी की अप्रोच ये थी, जलियांवाला बाग के अगेंस्ट बाद में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की थी 1920 में। उन्होंने बोला स्कूल छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, विदेशी कपड़े जला दो, सब कुछ जला दो। टैगोर जी ने बोला कि भाई आप सब कुछ जलवा रहे हो और अंग्रेजों के जो कानून है उनसे नॉन कोऑपरेशन करवा रहे हो, तो देश की जनता बहुत ज्यादा नफरत करने लगेगी ब्रिटिशर्स से, उनके मन में ना हेट बहुत ज्यादा बैठ जाएगा, ये काम मत करो आप। तो ये टैगोर जी का स्टांस था गांधी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अगेंस्ट। तो ये पहला डिफरेंस आ गया, समझ गए? तो और टैगोर जी ना एक बात ये भी कहते थे कि इससे ना देश में ना ब्लाइंड नेशनलिज्म बढ़ेगा, मतलब अंधा राष्ट्रवाद। एक लीडर ने कुछ कह दिया और बाकी सारी जो जनता है वो टूट पड़ी उस लीडर के कहने पे, विदेशी कपड़े जलाने स्टार्ट कर दिए। बाद में वो लीडर जो भी बोलेगा नेशनलिज्म के नाम पे, जनता वो करना स्टार्ट कर देगी। तो ये जो है वो ब्लाइंड नेशनलिज्म है, जनता सोच ही नहीं रही है कि क्यों कर रहे हो भाई, झूठ है क्या नहीं है, नहीं, बस एक लीडर ने कह दिया और ब्लाइंडली उसके पीछे चल पड़े। टैगोर को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। क्यों? टैगोर थिंकर थे, इंटेलेक्चुअल थे बहुत ज्यादा, गांधी पॉपुलिस्ट थे, समझ रहे हो? टैगोर की जो बातें हैं ना वो आपको लॉजिकल लगेंगी, वो साइंस के आधार पे लगेंगी, लेकिन गांधी ये कहते थे कि भाई मेरी आवाज गांव गांव तक पहुंचनी चाहिए, साइंस छोड़ो, लॉजिक छोड़ो, मुझे देश को आजाद करवाना है, मैं गांव गांव तक अपना कम्युनिकेशन पहुंचाना चाहता हूं। यह डिफरेंस था। बिहार में ना अर्थक्वेक आया था 1934 में, जबरदस्त अर्थक्वेक आया था। अब उस समय ना गांधी जो थे ना, गांधी हरिजनों के लिए काम कर रहे थे, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए काम कर रहे थे। तो गांधी ने इस चीज को जोड़ दिया अर्थक्वेक से कि ना पास्ट में डिप्रेस्ड क्लासेस के साथ में बहुत अत्याचार हुआ है, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, लोगों ने छुआछात करके, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करके बहुत गलत किया है, इसलिए भगवान ने इस चीज की सजा दी है अर्थक्वेक करके, यानी भूकंप लाके। टैगोर बोलते थे कुछ भी, कुछ भी, मतलब आप किसी चीज को, नेचर के फेनोमेनन को मोरालिटी से जोड़ दो। टैगोर जी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। टैगोर जी ने बोला भाई सुनो, भूकंप आया, उसमें निर्दोष लोग भी मारे गए, जिन्होंने आज तक कुछ गलत नहीं किया था वो लोग भी मारे गए। इससे तो हम ये कह देंगे कि भगवान ने भी गलत किया इन लोगों को मार के, और इंसान जो है वो भगवान से ज्यादा एथिकल है। तो ये टैगोर का लॉजिक था। उन्होंने बोला कि भाई नेचर के फेनोमेनन्स को, नेचर के साइकिल्स को आप मोरालिटी से मत जोड़ो, समझ गए? ये देखो, दोनों नेचर और मोरालिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को आप मिक्स करोगे मतलब आप सोसाइटी में ना अंधविश्वास प्रमोट कर रहे हो। मैंने बोला ना, टैगोर की बातों में आपको ना साइंस, लॉजिक, इन सब की झलक देखने को मिलेगी। गांधी का थोड़ा अलग फिलोसफी थी, वो मतलब प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते थे, वो चाहते थे अनटचेबिलिटी जाए, कैसे भी जाए, मैं अंधविश्वास से लिंक करूं, कैसे भी करूं, समझ गए? गांधी मैन ऑफ एक्शन थे। फिर एक चीज, अब गांधी ना हमेशा बोलते थे चरखा बुनो, चरखा बुनो, चरखा बुनो, चरखा चलाते रहो। और गांधी जी ने टारगेट दिया था कि हर एक पर्सन एक महीने में 2000 यार्ड जो यान है वो स्पिन करे, बनाए, चरखा घुमा के, और सब करें। गांधी जी का लॉजिक ये था कि सारे चरखा घुमाएंगे तो भाई एक तो जो मजदूर की लेबर है ना उसकी रिस्पेक्ट होगी, उसकी रिस्पेक्ट होगी, और इंसान जब काम करेगा 1 घंटे तक चरखा चलाएगा तो उसकी जो ईगो है वो खत्म होगी। और इसकी सहायता से हम जो विदेशी कपड़े हैं उसको भी चैलेंज कर रहे होंगे, तो फायदा है। लेकिन टैगोर कहते थे क्या भाई सबसे चरखा चलवा रहे हो तुम, सबका टैलेंट अलग अलग है, मेरा टैलेंट एज ए कवि है,
किसी का टैलेंट स्पोर्ट्स पर्सन है, सबसे चरखा चलवाओगे तो देश में क्रिएटिविटी कहां रहेगी? देश तो होमोजेनाइज हो जाएगा, देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। और टैगोर ने एक बात ये बोली, काहे का ईगो खत्म होगा? डेली कोई चरखा चलाएगा, वो रोबोट की तरह चरखा चलाता रहेगा, ईगो कहां खत्म होगा? और जैसे कार्ल मार्क्स कहते थे ना कि डेली कोई इंसान जब मैनुअल काम करता है ना, डेली के डेली सेम काम करता है, मैनुअल काम करता है, तो उसकी क्रिएटिविटी मर जाती है। तो टैगोर ने भी गांधी को यह बोला कि सबसे चरखा चलवा रहे हो आप, उनकी क्रिएटिविटी मर जाएगी। समझे? तो ये टैगोर के विचार थे कि चरखा चलाने से कुछ नहीं होता, कोई ईगो खत्म नहीं होती, एक मशीन वाला काम है, उसको आप इंसानी इमोशन से मत जोड़ो, इंसानी इमोशन अलग है। समझ गए? और उन्होंने ये भी बोला, गांधी को ये भी बोला कि भाई तुम अपनी इच्छा सब पे लाद रहे हो कि सारे चरखा चलाओ, सारे चरखा चलाओ, तुम्हारी इच्छा है, कोई फॉलो करे ना करे, उनको तुम आजादी दो, ऑटोनमी दो, तुम अपनी इच्छा सब पे ऊपर क्यों लाद रहे हो? तो ये टैगोर ने बोला। उन्होंने बोला कोई ईगो नहीं जाएगी, इमोशन अलग है और चरखा चलाना अलग है। इंसान रोबोट बन जाता है चरखा चलाते चलाते, क्या ही इमोशन आएगा डेली की डेली। फिर एक चीज टैगोर ने ये बोली, देखो ऑलमोस्ट 2500 साल पहले ना, आज के ग्रीस में ना एक सिविलाइजेशन थी, ग्रीक सिविलाइजेशन थी। वहां पे 2 सिटी स्टेट हुआ करते थे, एक हुआ करता था स्पार्टा, एक स्पार्टा हुआ करता था और एक एथेंस हुआ करता था। तो टैगोर ना इनका एग्जाम्पल देते हैं। टैगोर कहते हैं कि भाई स्पार्टा जो सिटी स्टेट था ना, अब उसने क्या किया, स्पार्टा सिटी स्टेट ने ना सिर्फ मिलिट्री पे फोकस किया, सिर्फ मिलिट्री पे फोकस किया और बाकी चीजों पे, आर्ट पे, साइंस पे, स्पोर्ट्स पे, इन सब चीजों पे फोकस नहीं किया। तो स्पार्टा जो था वो तबाह हो गया। जबकि दूसरा जो सिटी स्टेट था ना एथेंस, उसने सारी चीजों पे फोकस किया, आर्ट पे भी फोकस किया, साइंस पे भी फोकस किया, स्पोर्ट्स पे भी फोकस किया। वो सिटी स्टेट फला फूला और आगे बढ़ा। जैसे आप नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का एग्जांपल ले लो। नॉर्थ कोरिया ने सिर्फ मिलिट्री पे फोकस किया, आज नॉर्थ कोरिया की क्या हालत है, खाने के दाने नहीं है नॉर्थ कोरिया में। जबकि साउथ कोरिया देखो कितना बढ़िया कर रहा है, मूवीज में भी बढ़िया कर रहा है, के पॉप ड्रामा, और इकोनॉमी भी उनकी इतनी बढ़िया ग्रो की है। तो टैगोर की नसीहत गांधी को यह थी कि भाई आप ना सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस मत करो, सभी चीजों पे फोकस करो। हमारे देश को सभी चीजों की आवश्यकता है, साइंस की भी, स्पोर्ट्स की भी, सभी चीजों की हमें आवश्यकता है। जबकि गांधी जो है वो सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहे हैं। समझ गए? तो ये बात टैगोर ने बोली थी गांधी के कंटेक्स्ट में, भाई चरखा चरखा चरखा, क्या सारा दिन चरखा। फिर अब गांधी जो थे ना एक चीज में बढ़िया थे, तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया, ये लेटर लिखा था टैगोर ने गांधी को और उसे पब्लिश भी कर दिया था। तो गांधी वाज स्मार्ट पर्सन, उन्होंने रिप्लाई किया। उन्होंने रिप्लाई में बोला कि पहली तो चीज कि टैगोर जी थोड़ा सा चरखा आप चलाओगे तो आपकी जो कविताएं हैं वो और अच्छी हो जाएंगी। गांधी ने ये बात लाइटर नोट पे लिखी टैगोर को, मतलब एक होता है ना क्रिटिसिज्म का जवाब लाइटर वे में, तो लाइटर वे में क्रिटिसिज्म का जवाब दिया। कई लोग ऐसे होते हैं, देखो मैंने ना कई लोग ऐसे देखे हैं, 20 सेकंड के लिए बोलता हूं, क्रिटिसिज्म का जवाब ना तीखे क्रिटिसिज्म से नहीं देते। अब मैं महेश को कोई बात बोल दूं तो महेश मुझे तुरंत जवाब दे, हाइपर होके ऐसे ऐसे करके जवाब दे। लेकिन कई लोगों में ना ये आर्ट होती है, क्रिटिसिज्म का जवाब इतना लाइटर मोड में देते हैं कि सामने वाला दुश्मन भी फैन हो जाए। जैसे जैसे एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है वाजपेयी जी का। तो आपकी अदालत में ना वाजपेयी जी से पूछा कि रजत शर्मा जो है आपकी अदालत वाले, उन्होंने पूछा वाजपेयी जी से कि आपके बारे में तो ये बोला जाता है कि बीजेपी में असली तो अडवाणी जी की चलती है, केसरी जी का कहना है, सीताराम केसरी का, कि बीजेपी में तो अडवाणी जी की चलती है और वाजपेयी जी सिर्फ मुखौटा है। अब इसका जवाब वाजपेयी जी दे सकते थे सीताराम केसरी का क्रिटिसिज्म करके, उनको बुरा भला कह के, लेकिन वो हंसने लगे केसरी जी को बहुत पता है, ऐसे करके उन्होंने वाजपेयी जी ने जवाब दिया, उनको अंदर की बातें पता है, ऐसा कहकर उन्होंने टाल दिया। भाई ऐसे लोग बहुत बढ़िया होते हैं, लाइटर वे में जवाब देते हैं, हंसते हंसते ठीक है, मतलब डिफरेंस आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने किसी का क्रिटिसिज्म किया तो आप उसको मारने के लिए दौड़ जाओ। तो गांधी जी ने ये बढ़िया चीज बोली टैगोर को कि भाई आप आइवरी टावर में रह रहे हो, हवा महल में रह रहे हो, आपका महल बहुत बड़ा है,
आपको नहीं पता कि गरीब लोग कैसा महसूस करते हैं चरखा चला के, और ये चीजें आपको नहीं पता, और थोड़ी सा चरखा आप भी चला लोगे तो आपकी कविताएं और अच्छी हो जाएंगी। ये गांधी का जवाब था। तो ये दोनों के बीच में डिबेट है, जबरदस्त डिबेट है। मतलब मुझे तो ये आर्टिकल बहुत बढ़िया लगा, ऐसे आर्टिकल्स बुक्स में मिलते नहीं हैं। तो ये कीवर्ड्स है जो आप यूज कर सकते हो आंसर्स में: ब्लाइंड नेशनलिज्म, कल्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, आइवरी टावर, अनईजी डिसेंट, ये सब आप यूज कर सकते हो। अब यहां पे देखो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, अच्छा आ भी चुका है, सॉरी मैंने मिस कर दिया। हाँ ठीक है, आ चुका है क्वेश्चन, नहीं आया है क्या? आ चुका है 2013 में, चलो चेक कर लेना। मतलब ये अंबेडकर और गांधी का तो मेरे होते ही आया था जब मैं मेंस लिख रहा था। टैगोर और गांधी का ऑलरेडी आ चुका है क्या? मैंने देखा नहीं अभी, ये तो आप देख लेना, आ चुका है। ये देखो 2013 में आ चुका है और 2023 में भी आ चुका है। ठीक है, ये मेरे से मिस हो गया। अब ये पोटेंशियल क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित आर्टिकल है जो हम डिस्कस करेंगे। राइटर देखो एक चीज बोलते हैं, राइटर कहते हैं देखो हमारी जो अप्रोच थी ना आतंकवाद के मामले में, पहले ना डोजियर अप्रोच हुआ करती थी। डोजियर अप्रोच मतलब हमारे देश पे आतंकवादी हमला हुआ करता था, हम डोजियर बनाते थे, फाइल बनाते थे और दुनिया के सामने रखते थे कि देखो भाई ये हमला पाकिस्तान ने करवाया है और दुनिया प्लीज कुछ करो पाकिस्तान से निपटने के लिए, पाकिस्तान टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहा है हमारे देश में, ये फाइल है प्लीज कुछ करो। तो इंडिया की अप्रोच ना ये रहती थी। लेकिन देखो पहलगाम टेरर अटैक हुआ पिछले साल 2025 में, हमने साफ बोल दिया कि इंडिया की अब टेररिज्म के कंटेक्स्ट में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर पाकिस्तान टेररिज्म को स्प्रेड करेगा हमारे देश में तो हम उसे एक्ट ऑफ वार मानेंगे। हम उसे क्या मानेंगे? एक्ट ऑफ वार मानेंगे उसे हम, अगर पाकिस्तान टेररिज्म को स्प्रेड करेगा हमारे देश में तो। पहले क्या हुआ करता था, पाकिस्तान ना न्यूक्लियर ब्लैकमेल किया करता था। न्यूक्लियर ब्लैकमेल मतलब अगर इंडिया हमारे ऊपर अटैक करेगा, नॉर्मल अटैक भी, तो रिस्क है पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर ले इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि पाकिस्तान के पास में नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान यूज कर सकता है पहली बार में न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के अगेंस्ट, अगर इंडिया ने नॉर्मल भी अटैक कर दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट तो ये इफ एंड बट चला करते थे, इसलिए इंडिया कुछ कर ही नहीं पाता था। लेकिन देखो पिछले साल क्या हुआ, जब पहलगाम में टेरर अटैक हुआ ना, इंडिया ने बोला अब हम चुप नहीं रहने वाले हैं, हम जवाब देंगे टेररिज्म का, बदले में आप अगर न्यूक्लियर वेपन्स हमारे खिलाफ यूज करेंगे तो हम भी करेंगे, डूब जाओ, दोनों देश डूबते हैं तो डूबेंगे, लेकिन अब हम आतंकवाद के मुद्दे पे चुप रहने वाले नहीं हैं। बहुत आपने न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर लिया लेकिन अब और नहीं। तो ना पहलगाम टेरर अटैक के अगेंस्ट पहले इंडिया की अप्रोच क्या हुआ करती थी? रिएक्टिव। टेरर अटैक हो जाता, उसके बाद हम डोजियर बनाते और इंतजार करते, वेस्टर्न कंट्रीज हमारी तारीफ करते, शाबाश इंडिया बहुत बढ़िया है, इंडिया शांत देश है, न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद इंडिया इतना सीधा साधा है, हम तारीफ करते हैं, और इंडिया भी खुश हो जाता। जबकि देखो मुंबई में हमला हुआ, इतना बड़ा हमला होने के बावजूद कोई देश चुप होकर बैठ गया, ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। मतलब समझ गए? फिर उसके बाद में क्या है, इंडिया ने क्या लॉन्च किया? इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। अब ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर में देखो इंडिया ने सबसे पहले पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने थे ना उनके ऊपर स्ट्राइक्स किए। ये देखो 7 मई 1:05 सुबह 9 साइट्स को आइडेंटिफाई करके निशाना बनाया गया था और काफी अच्छा रहा, सफल रहा ऑपरेशन सिंदूर। अब देखो इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर तो जाहिर तौर पे पाकिस्तान को जवाब देना ही था, तो उन्होंने भी जवाब दिया 9 मई को। और एक चीज, इंडिया ने देखो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया ना और पाकिस्तान के टेररिस्ट साइट्स को अटैक किया, और ये तब था जब पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई इंडिया हमला करेगा। तो पाकिस्तान के एक्सपेक्ट करने के बावजूद हमने पाकिस्तान की टेरर स्ट्राइक्स पे अटैक कर दिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया।
तो इससे पता लगता है कि हमारी जो एयर पावर्स थी वो कितनी ज़्यादा स्ट्रोंग थी। अब तो और भी स्ट्रोंग हो गई होगी, 1 साल पहले की बात है। मतलब हर देश तैयारी करता ही है, सबक लेता है। ईरान और यूएसए के बीच में वार अभी चला, उससे भी हमारे देश ने सबक लिया, बहुत कुछ चेंजेस वो लेके आ रहे हैं। और एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ना हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स, तीनों के बीच में ना जबरदस्त सिनर्जी देखने को मिली। कारगिल वार में ना ये आरोप लगता था कि तीनों फोर्सेस के बीच में ना सिनर्जी नहीं है, आपस में मिलकर काम नहीं कर सकते। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जबरदस्त सिनर्जी देखने को मिली। और इंडिया अब जो थिएटर कमांड्स बनाने जा रहा है ना, थिएटर कमांड्स बहुत सफल साबित होंगी। इससे साबित हो गया ऑपरेशन सिंदूर से, जैसे तीनों फोर्सेस ने मिलकर काम किया। थिएटर कमांड क्या होता है? थिएटर कमांड में ना देश को थिएटर्स में बांट दिया जाता है, जैसे वेस्ट थिएटर। उसमें क्या होता है, थिएटर में बांट के, एक ज्योग्राफिकल एरिया में बांट के, फिर तीनों जो फोर्सेस है ना एक ही कमांड के अंदर काम करती है। ऐसा नहीं आर्मी अलग काम करेगी, एयरफोर्स अलग, नेवी अलग, ऐसा नहीं। थिएटर में बांट दिया मतलब एक ज्योग्राफिकल रीजन में बांट दिया, और उस ज्योग्राफिकल रीजन में एक ही कमांड होगा जिसके नीचे ये तीनों फोर्सेस काम करेंगी। ये होता है थिएटर कमांड में। तो थिएटर कमांड बढ़िया बनेंगे हमारे देश में। और फिर राइटर बोलते हैं, देखो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर अच्छा लॉन्च किया तो पाकिस्तान ने जवाब दिया। पाकिस्तान ने जवाब दिया 9 और 10 मई को। 9 और 10 मई को पाकिस्तान ने जवाब दिया। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर, हमारे मिलिट्री जो साइट्स थी उन पर निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन भाई हमारा जो कवच था बहुत बढ़िया था, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और हमारे जो खुद के देसी डिफेंस सिस्टम थे उन्होंने अच्छा काम किया। और पाकिस्तान की मिसाइल्स ऑलमोस्ट सारी हवा में मार गिराई गई, और कुछ खास पाकिस्तान नुकसान पहुंचा नहीं इसका। एक डिबेट जरूर चली उस समय कि इंडिया के कुछ जो फाइटर जेट थे वो गिर गए थे, और ये क्वेश्चन बार बार हमारी फोर्सेस से भी पूछा गया कि इंडिया के कितने फाइटर जेट गिरे थे। तो उन्होंने सीधा सीधा तो कभी रिप्लाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने माना इनडायरेक्टली। उन्होंने बोला कि देखो ये चीज़ मैटर ही नहीं करती हमारे कितने फाइटर जेट गिरे, मैटर ये करती है चीज़ कि हमारे जो टारगेट थे वो हमने अचीव किए या नहीं किए। हमने हमारे टारगेट अचीव किए, और वार के दौरान छोटे मोटे फाइटर जेट गिरना आम बात है। हमने भी उनके बहुत सारे फाइटर जेट गिराए पाकिस्तान के, ये भी न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा, हर जगह पे छपा। तो जब पाकिस्तान ने रिटर्न में हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की ना, फिर हमने दोबारा से पाकिस्तान के जो एयर बेसिस थे, जैसे नूर खान, सरगोदा, दूर दराज पाकिस्तान के बिल्कुल डीप एरियाज में जो एयर बेसिस थे ना, उनको हमने निशाना बनाया ब्रह्मोस और दूसरी मिसाइल्स की सहायता से। तो ये भी इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि इंडिया की जो मिसाइल हैं इतना प्रिसाइजली अटैक कर सकती हैं पाकिस्तान के एयर बेसिस पे, और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम तो बिल्कुल चकनाचूर, मतलब कुछ था ही नहीं, उनका पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर देखो 88 घंटों के अंदर ना, 88 आवर्स के अंदर फिर सीज फायर साइन हो गया दोनों देशों के बीच में। इंडिया में काफी क्रिटिसिज्म हुआ कि क्यों सीज फायर साइन किया गया, मौका था पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने का। तो राइटर ये कहते हैं, देखो सीज फायर साइन करना भी एक बहुत बुद्धिमत्ता वाला डिसीजन था। हमने पाकिस्तान के डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने टेररिस्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, और अब एक लेवल से ज्यादा देखो एस्केलेशन का फायदा इंडिया को नहीं होने वाला था। समझ रहे हो, हमने हमारे टारगेट अचीव कर लिए थे, तो एस्केलेशन को कंट्रोल करना सही डिसीजन था। लेकिन देखो एक चीज जरूर आपने भी सीखी होगी, मतलब हालांकि एक फैक्ट और भी बोला जाता है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो बोलते हैं कि देखो जिस प्रकार से इंडिया ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, तो पाकिस्तान की जनता ने भी देखा। बेशक पाकिस्तान की आर्मी नैरेटिव कंट्रोल करती है, लेकिन फिर भी देखो आज के समय में सोशल मीडिया के युग में पता लग ही जाता है कि उनके एयर बेसिस को कितना नुकसान पहुंचा, सैटेलाइट से तस्वीरें आ जाती हैं। तो उनकी जनता को भी कैसे ना कैसे करके पता लग गया कि देखो इंडिया ने नुकसान तो पहुंचाया है। समझ गए? तो अब सही मूवमेंट है पाकिस्तान में रेजीम चेंज का, जबकि ये आइडियल सा पॉइंट है। पाकिस्तान में रेजीम चेंज नहीं होने वाला है। पाकिस्तान की आर्मी की जड़ें कितनी ज़्यादा मजबूत हैं आपको भी पता है, और अब तो वो और ज़्यादा खुश हैं। ईरान और यूएसए के वार में वो मीडिएशन करवा रहे हैं, तो उनका तो रुतबा और बढ़ गया है। ये सच्चाई है भाई, बात मतलब दुश्मन की प्रतिष्ठा अगर बढ़ रही है, उनका अगर कद बढ़ रहा है, तो उसे हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि
आप आइवरी टावर में नहीं जी सकते, हवा महल में नहीं जी सकते, जो आपको सामने दिख रहा है वो तो आपको मानना ही पड़ेगा ना, तभी तो आप अपने दुश्मन से निपट सकते हो। समझ गए? तो पाकिस्तान की आर्मी नहीं जाने वाली है, आइडियल मत सोचो। और राइटर एक बात ये बोलते हैं, देखो पाकिस्तान के खिलाफ तो देखो ऑपरेशन सिंदूर बहुत बढ़िया था, लेकिन एक चीज हमने देखी, कल को चाइना के साथ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो क्या इंडिया टिक पाएगा? देखो ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि चाइना के साथ मुकाबला करने में हम अभी सक्षम नहीं है, उनके पास में बहुत ज्यादा एडवांस्ड वेपन्स हैं। ये बात सही है, हम उन्हें कुछ ना कुछ नुकसान जरूर पहुंचा देंगे, लेकिन चाइना ओवर पावर कर सकता है क्योंकि उनके पास में एडवांस एसेट्स हैं, और उनके पास में जो एसेट्स हैं उनकी संख्या भी काफी ज्यादा है। इंडिया के पास में कोई एयरक्राफ्ट कैरियर 10 हैं तो उनके पास में 50 हैं, ऐसी सिचुएशन है, और उनके एडवांस्ड भी हैं। तो इंडिया को जल्दी से देखो इनोवेशन पे फोकस करना होगा, इंडिया को ना जल्दी से इंडिजनाइजेशन पे फोकस करना होगा, इंडिया को जल्दी से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना होगा, आत्मनिर्भर इंडिया को डिफेंस के मामले में बनना होगा। अब इंडिया कैसे बन सकता है? पॉलिटिकल विल तो देखो है, लीडर्स चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जो अपनी डीआरडीओ है, डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनको काम करना होगा। भाई इनोवेशन तो वही लेके आएंगे। इसके अलावा देश में जो प्राइवेट सेक्टर है, एलएनटी जैसी कंपनियां, महिंद्रा जैसी कंपनियां भी कुछ कुछ कर रही हैं, तो जो भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी डिफेंस के काम में लगी हुई है ना, उनको भाई इनोवेशन लाना होगा। ये देश का मामला है, देश को सुरक्षित करने का मामला है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन कमजोर था, पाकिस्तान था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। हर प्रकार के दुश्मन के लिए हमें तैयार रहना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, अब चलते हैं आगे। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो, रिएक्टिव, रिस्ट्रेंट, ये सब। अब तीसरा आर्टिकल, अगर किसी राज्य का सीएम इलेक्शन के बाद में रिजाइन करने से मना कर दे तो क्या होगा? अब आप तो यूपीएससी एस्पायरेंट हो, आप तो देखो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे कि सर 5 साल बाद तो कोई भी असेंबली अपने आप डिसोल्व हो जाती है, सीएम रिजाइन करें या ना करें इससे क्या ही फर्क पड़ता है। अब यूपीएससी एस्पायरेंट 1 सेकंड में इस आर्टिकल को खत्म कर देंगे, बोलेंगे सर इस आर्टिकल को पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें पता ही है 5 साल बाद असेंबली अपने आप डिसोल्व हो जाएगी। लेकिन देखो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं जो काम आ सकती हैं, वो आप देख लीजिए, प्री में भी काम आ सकती हैं, सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट आपको पता ही है, वेस्ट बंगाल की सीएम ने बोला कि बीजेपी ने ना धांधलेबाजी करके इलेक्शन जीते हैं तो मैं रिजाइन नहीं करूंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का गलत इस्तेमाल किया बीजेपी ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बल्कि बूथ लूटे, ईवीएम को हैक किया गया, तो मैंडेट मेरे अगेंस्ट नहीं है, मेरे साथ धोखा हुआ है, आई विल नॉट रिजाइन। समझे? तो ये बोला ममता बनर्जी ने। क्वेश्चन उठता है संवैधानिक तौर पे अब आगे क्या होगा? देखो देश के संविधान का जो आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 164 सेक्शन 1। अब इसमें एक बात लिखी गई है साफ तौर पे कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, कि चीफ मिनिस्टर को गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा और मिनिस्टर्स तब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक गवर्नर की प्लेजर है। अब कोई यूपीएससी एस्पायरेंट नहीं होगा, कोई नॉर्मल इंसान इस लाइन को पढ़ेगा तो वो बोलेगा गवर्नर तो भाई बहुत पावरफुल है, गवर्नर की तो मर्जी चलती है, संविधान में साफ तौर पे लिखा गया कि गवर्नर की मर्जी है। देखो इस बात पे ना कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भी डिबेट हो गई थी। एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जिनका नाम था मोहम्मद इस्माइल खान। मोहम्मद इस्माइल खान ने बोला कि भाई साहब ये क्यों लिख रहे हो गवर्नर की मर्जी, आप गवर्नर की मर्जी के बजाय ये लिख दो ना, सो लॉन्ग एज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इससे क्लियर हो जाएगा कि गवर्नर की मर्जी का मतलब गवर्नर की मर्जी नहीं है, गवर्नर का प्लेजर नहीं, संवैधानिक प्लेजर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेजर। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेजर क्या होता है? असेंबली में जिसकी मेजोरिटी उसकी सरकार बनेगी और उसी का लीडर मुख्यमंत्री बनेगा। समझ गए? तो मोहम्मद इस्माइल खान ने बोला आप गवर्नर की प्लेजर के बजाय ये लाइन लिख दो, एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इससे कोई डाउट नहीं आएगा।
अंबेडकर जी ने बोला भाई ये क्या बात कर दी तुमने यार, ये क्या ही बात कर दी तुमने, किसी भी देश का संविधान उठा के देखो, वहां तो इतना कुछ क्लैरिफाई करने की जरूरत ही नहीं है, हम क्या इतने लल्लू हैं हम इस बात पे लड़ेंगे। तो अंबेडकर ने बोला भाई इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है, और ये तो अनरिटन रूल है ना कि कैबिनेट तभी तक रहेगी जब तक मेजोरिटी है, और मेजोरिटी नहीं है तो कैबिनेट रहेगी नहीं। और किसी भी देश के संविधान में ये साफ तौर पे नहीं लिखा हुआ है, ये तो अंडरस्टूड है। जो चीज अंडरस्टूड है उसको क्या साफ लिखने की जरूरत है, खामखा ऐसी बातों पे हम डिबेट कर रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इस आर्ग्यूमेंट को नहीं माना, नहीं माना था इस आर्ग्यूमेंट को। लेकिन हमारे संविधान निर्माता ना आने वाली जनरेशन्स को ना आने वाली जनरेशन्स के बारे में ना ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गए थे। उनको लगा कि आने वाली जनरेशन्स भी हमारे जैसी महान होगी, बड़े दिल वाली होगी। लेकिन आने वाली जो जनरेशन्स है ना, वो तो फद्दू निकली, सही बता रहा हूं मैं। वो तो ऐसे लड़ते रहते हैं और डिस्कशन ही नहीं करते, डिबेट ही नहीं करते। देश आजाद हुआ था तो पार्लियामेंट 165 दिन तक चलती थी, हर एक इशू पे डिबेट होती थी। आजकल पार्लियामेंट की कोई इज्जत ही नहीं है, 60-65 दिन तक पार्लियामेंट चलती है। इतने बढ़िया बढ़िया जो इश्यूज हैं वो भी नहीं डिस्कस किए जाते, सीधे पास कर दिए जाते हैं। और ये सरकार की जिम्मेदारी है भाई, जो पार्टी सत्ता में है उनकी जिम्मेदारी है बढ़िया ढंग से डिबेट करवाना। फिलहाल जैसे बीजेपी सत्ता में है, उनकी जिम्मेदारी बनती है बढ़िया इश्यूज पे डिबेट करवाना, करवाते ही नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ना 2002 में एजी और पेराविलन वर्सेस स्टेट केस में ना ये बोल दिया था, गवर्नर जो है भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, सिर्फ टाइटल वाली पोजीशन है गवर्नर की, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और रियल जो पावर है, असली जो पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास में है, और गवर्नर नाम नाम के हैं, सिर्फ एक नॉमिनल हेड है, बनाने के लिए है और कुछ नहीं, उनके पास में कोई पावर नहीं है। गवर्नर को हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से चलना पड़ेगा, अगर कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं तो अलग चीज है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 2002 के केस में। अब देखो, मान लो कोई पर्सन जो है वो सीएम के पद पर कब तक रहेगा, अब इसका फैसला होगा फ्लोर टेस्ट में। फ्लोर टेस्ट में मतलब असेंबली में अगर उस सीएम के पास में नंबर्स हैं प्रूव करने के लिए तो वो सीएम की पोस्ट पर रहेगा, अगर नंबर्स नहीं है तो वो रिजाइन कर देगा, सीधी सी बात है। इवन एसआर बोमई केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था, भाई किसके पास में मेजोरिटी है इसका फैसला जो है वो असेंबली में होना चाहिए, और गवर्नर राजभवन में बैठ के ये नहीं डिसाइड कर सकते किसके पास में मेजोरिटी है, किसके पास में नहीं है। अब देखो एक चीज बताऊं, गवर्नर चाहते ना तमिलनाडु में, अभी विजय के पास में, आपको पता है तमिलनाडु में क्या हो रहा है, विजय के पास में 108 मेंबर थे, 108 विधायक, और मेजोरिटी के लिए चाहिए 118। अगर गवर्नर चाहते तो विजय को बोल सकते थे कि तुम मुख्यमंत्री बन जाओ और असेंबली में अपने नंबर्स प्रूव कर दो 14 दिनों के अंदर अंदर, लेकिन गवर्नर ने नहीं किया। गवर्नर ने एक प्रकार से एसआर बोमई केस की जजमेंट का विरोध किया, मतलब इसके खिलाफ जाके उन्होंने काम किया। उन्होंने बोला कि पहले राजभवन में आप नंबर्स दिखाओ, तब जाके आप मुख्यमंत्री पद की शपथ लो। जबकि पास्ट में ऐसा हो चुका है बहुत बार कि जिसकी सबसे ज्यादा सीट आई उसको गवर्नर इनवाइट कर लेते हैं सरकार बनाने के लिए और टाइम दे देते हैं 10 दिनों के अंदर अंदर अपने नंबर प्रूव कर दो, लेकिन ये गवर्नर की मर्जी होती है। तभी तो बोलते हैं गवर्नर के पास में थोड़ा सा डिस्क्रिशन होता है, तो उन्होंने डिस्क्रिशन अपनाया और विजय को बोला पहले नंबर प्रूव करो राजभवन में फिर सरकार बनाओ। जबकि एसआर बोमई केस में बोला था कि फ्लोर टेस्ट असेंबली में होगा, राजभवन में नहीं होगा। और देखो, जब कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाती है तो फिर आर्टिकल 356 के तहत में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, असेंबली को या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या डिसोल्व कर दिया जाता है। समझ गए? तो ये होता है। लेकिन अभी वाला आर्टिकल जो मैंने आपको बता ही दिया, आर्टिकल 172 ये कहता है कोई भी चुनी हुई सरकार 5 साल तक रहेगी, मतलब असेंबली जो है वो 5 साल तक रहेगी। फर्स्ट सीटिंग से लेके आखिरी दिन 5 साल का टाइम होना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल असेंबली का जो 5 साल है वो वैसे भी 7 मई को पूरा हो ही रहा था, तो 7 मई को ऑटोमेटिक असेंबली डिसोल्व हो गई, गवर्नर ने कर दी और ममता बनर्जी को इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आप बोलोगे सर कई बार हम देखते हैं कि हारा हुआ जो मुख्यमंत्री है, जैसे स्टालिन है,
हारने के बाद यानी रिजल्ट आने के बाद अगले दिन खुद ही रिजाइन करने पहुंच जाते हैं गवर्नर के पास में। ये देखो एक कन्वेंशन है, वो रिजाइन करने के लिए ना भी जाए ना तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। वैसे भी 5 साल पूरा होने के बाद में अपने आप ही नई मुख्यमंत्री शपथ लेगा जिसके पास में मेजोरिटी होगी, और असेंबली अपने आप डिसोल्व हो जाएगी 5 साल पूरे हो गए तो। ये तो बड़प्पन होता है कि हारने के बाद वो तुरंत पहुंच जाते हैं गवर्नर के पास में इस्तीफा लेके कि लीजिए मेरा इस्तीफा। तो ये अच्छी कन्वेंशन है जो अभी फॉलो नहीं हुई पश्चिम बंगाल में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। अच्छा, एक चीज और, जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि इलेक्शन में धांधलेबाजी हुई है, तो उनके पास में देखो दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि वो ना 45 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ना, उसका सेक्शन 100 है। सेक्शन 100 कहता है अगर करप्ट प्रैक्टिसेस इस्तेमाल हुई हैं इलेक्शन में तो आप ना 45 दिनों के अंदर अंदर हाईकोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। तो यहां पे प्री का क्वेश्चन बन जाता है, हाईकोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ग्राउंड क्या है? करप्ट प्रैक्टिसेस, वायलेशन ऑफ इलेक्शन रूल्स बाय ऑफिशियल्स। लेकिन जिस प्रकार से ममता बनर्जी कह रही हैं कि अब बड़े स्केल पे धांधलेबाजी हुई है, जैसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बहुत सारे लाखों वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए, तो इस केस में तो ना ममता बनर्जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती हैं सीधा। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकती हैं ममता बनर्जी। समझ गए? ये कहते हुए कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स का सिस्टमैटिक ढंग से वायलेशन हुआ है और इसलिए हम सीधा जा रहे हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल रिट डाल के। तो ये ममता बनर्जी कर सकती हैं, उनके पास में ये अभी रास्ता है। तो ये कीवर्ड्स है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो: कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस और फ्लोर टेस्ट, सुप्रीमेसी, मेजर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेसेस। ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसी लगी आपको डिस्कशन, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कल मिलते हैं, कल तो संडे है, परसों मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।